अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ईशान अकरम और आप लोग यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जनाब चैप्टर 19 सोशल वेरिएशन इन लैंग्वेज। और ये जनाब इसका जो मटेरियल है वो हमने लिया है द स्टडी ऑफ लैंग्वेज जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस। सो थैंक यू वेरी मच। एक दो स्क्रीनशॉट्स भी हैं जिनका डेफिनेटली मैं क्रेडिट देना चाहूँगा। और हमेशा की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैप्टर को देखने से पहले एक दफ़ा रीडिंग ज़रूर चैप्टर की कर लें। अगर आपने नहीं की और आप एग्ज़ाम की रात में बैठे हैं तो कसूर नहीं है आपका, लेकिन अगर आपने कर ली है तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छी समझ आएगी। आगे बढ़ने से पहले जनाब इस चैप्टर को आप देख लें। मैंने इन चैप्टर्स के शुरू में बताता हूँ कि हम कैसे पढ़ने लगे हैं। जो रेड में है आपको नज़र आ रहा है, ये बुनियादी तौर पर हमारे मेजर टॉपिक्स होते हैं, बट उसके अंदर मज़ीद जो है फर्दर उसकी जो है डिटेल वो ब्लैक जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं कलर में। और जो क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकते हैं या लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ सकते हैं, वो भी मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं। और कुछ ऐसे हैं कि जो शॉर्ट और लॉन्ग दोनों आ सकते होते हैं। सो उम्मीद है कि आप इसको देखकर आप देख सकते हैं कि किस तरह के आपके शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं। बढ़ने से पहले बेल आइकन पे प्लीज़ ज़रूर आप लोग प्रेस कर लें। और उसकी रीज़न ये है कि मेरी कोई भी वीडियो फजूल नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स लिटरेचर जो बीएस इंग्लिश करने वाले स्टूडेंट्स या कर चुके हैं, जो पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए है। कोई फजूल नहीं है। बेल आइकन से आप लोगों से कोई भी वीडियो मिस नहीं हो। स्टार्ट करते हैं सोशियो लिंग्विस्टिक्स। जो हमारी तरतीब है जारजूल की किताब की, उससे हम आगाज़ करते हैं। तो सोशियो लिंग्विस्टिक्स जो है, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि देयर इज़ सम कनेक्शन बिटवीन सोसाइटी एंड लैंग्वेज। तो ऑफ कोर्स ये एक ऐसी स्टडी है जिसके अंदर हम कनेक्शन जो कि लैंग्वेज और सोसाइटी के अंदर है। साफ ज़ाहिर है हम लोग बतौर इंसान हम लैंग्वेज को बोलते हैं, तो डेफिनेटली हम सोसाइटी के अंदर भी रहते हैं। जैसे कहा गया कि मैन इज़ ए सोशल एनिमल, कि हम लोग एक सोसाइटी के अंदर रहते हैं। तो उसका क्या कनेक्शन क्या बनता है लैंग्वेज का और सोसाइटी का? तो बहुत ज़्यादा ऑफ कोर्स कनेक्शन है, बट सोशियो लिंग्विस्टिक्स एक बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें चीज़ें समझाती है। अच्छा जी, हम इसके अंदर ये देखते हैं कि ये एक बहुत ही कम्प्रिहेंसिव किस्म की फ़ील्ड है। ऑफ़ कोर्स जब आप इंसान, उसकी लैंग्वेज और सोसाइटी का कनेक्शन की बात कर रहे हैं, तो शायद कायनात में सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाली चीज़ यही हो सकती है, क्योंकि इंसानों की वजह से ये कायनात चल रही है। और सोसाइटी है तो इंसान है, और इंसान है तो सोसाइटी है। तो अब इसके अंदर हम क्या करते हैं कि लिंग्विस्टिक जो है वो कन्वर्ज हो रही है, लिंग्विस्टिक्स जो है वो शामिल हो रही है दूसरे डिसिप्लिन्स के अंदर। यानी कि इसका ताल्लुक फिर एंथ्रोपोलॉजी के साथ होगा, जो इंसान की जो ग्रोथ है, जो इंसान की जो हिस्ट्री है उसके साथ उसका ताल्लुक है। सोशियोलॉजी के साथ इसका ताल्लुक होगा, सोशल साइकोलॉजी के साथ इसका ताल्लुक होगा। और बहुत सारी लैंग्वेजेस सॉरी स्टडीज, फील्ड्स ऑफ स्टडी जिनका इंसान के साथ और सोसाइटी के साथ ताल्लुक है, तो उन सब के साथ हम इसकी कन्वर्जेंस करेंगे लिंग्विस्टिक्स की, सोशियो लिंग्विस्टिक्स के अंदर। और इसके अंदर जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि ये इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शन होगी। यानी कि इंटरडिसिप्लिनरी क्या होता है? जब डिफरेंट डिसिप्लिन यानी कि सोशियोलॉजी और लिंग्विस्टिक्स, जो है साइकोलॉजी और लिंग्विस्टिक्स, एंथ्रोपोलॉजी और लिंग्विस्टिक्स, इसको इंटरडिसिप्लिनरी कहा जाता है। सोशल डायलेक्ट जो है, जैसा कि हम इससे पहले डायलेक्ट्स के बारे में कुछ स्टडी भी कर चुके हैं, तो सोशल का जब नाम आता है और सोशल डायलेक्ट बोला जाता है, तो मैं उन स्टूडेंट से ये भी कहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग जब टर्म्स को पढ़ा करें, तो उसकी डिटेल पढ़ने से पहले थोड़ा सा उसके बारे में गौर व फिक्र कर लिया करें कि आपको इसकी टर्म से आपको क्या समझ आ रही है। बुनियादी तौर पर जो हमारा सोशियोलेक्ट है, जैसे कि इडियोलेक्ट होता है या डायलेक्ट होता है, इसी तरह हमारा सोशियोलेक्ट जो है वो भी एक किस्म का हमारा डायलेक्ट है। और जब हम सोशियोलेक्ट कहते हैं तो इसका मतलब है कि वो किसी पर्टिकुलर सोशल ग्रुप या फिर सोशल क्लास, उसके साथ उसका ताल्लुक या उसकी रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। और हमें ख़ास तौर पर जो है वो उस क्लास का, यानी कि कोई भी शख्स जब एक मखसूस किस्म की वोकैबलरी, ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन बोल रहा है, तो इंसान का उसका बैकग्राउंड जो है हमें मालूम होता है। यानी कि जब हम ख़ास तौर पर हाई क्लास या वर्किंग क्लास और मिडिल क्लास या इनकी बातें कर रहे होते हैं, तो अमूमन हमारी डिस्कशन, हमारे लैंग्वेज का इस्तेमाल, हमारा लहजा, हम किस तरीके से किससे किस सिचुएशन में बात करते हैं, अमूमन भी हमारी सोसाइटी के अंदर जब कोई शख्स बात करता है तो हम कहते हैं ना कि यार बंदा तो तू पढ़ा लिखा लग रहा है। इसका मतलब ये होता है कि हम एक उसको खास, उसकी जो लैंग्वेज है
उसकी जो बोलने का अंदाज है, उसकी जो वोकैबरी, ग्रामर और प्रोनाउंसिएशन है, उसको हम लिंक कर रहे हैं एक खास क्लास के साथ। दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि यार बंदा तो तू पढ़ा लिखा जा रहा है लग रहा है, या किसी के बारे में हम ये कह रहे हैं कि यार ये तो बिल्कुल कोई जाहिल इंसान है। हम उसके जाहिल इंसान उसके दिखने से हम या उसके कपड़ों से इतना नहीं हम कहते, बल्कि उसके बात करने के अंदाज और लहजा और प्रोनाउंसिएशन, वोकैबुलरी, ग्रामर, द वे ही यूजेस दोज वर्ड्स, हिज डिक्शन, उसकी वजह से करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग ये इसको सोशियोलेक्ट कह रहे हैं, यानी कि वो एक पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग करता है। अब एक एग्जाम्पल हम अंग्रेजी से लेते हैं जो कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि द वर्ड होम, बुनियादी तौर पर अगर आप होम जो कि जो घर को हम कहते हैं, तो हमारी प्रोनाउंसिएशन के अंदर हम इसको एच और जो आगे इसके बाद डिफ्थोंग आता है ओ और उसके बाद म साउंड, तो होम करके बोलते हैं। लेकिन जो वर्किंग क्लास है इसको हेम जो है उसमें देखा गया कि वो उसको पढ़ते हैं लाइक इन फेम, ठीक है, लाइक इन फेम बोलते हैं, तो हेम, होम को हेम करके बोला गया वर्किंग क्लास के स्पीकर्स। जबकि जो मिडिल क्लास वर्कर्स हैं वो इसको होम करके पुकारते हैं, जैसे फोम। यानी कि बुनियादी तौर पर तो ये प्रोनाउंसिएशन जो एग्जैक्ट है इसकी, जो ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से वो होम है, यानी कि हा साउंड के बाद औ डिफ्थोंग है। लेकिन यहाँ पे मिडिल क्लास वाले इसको होम यानी कि जैसा कि हम फॉर्म करके बोलते हैं। सो मकसद बात करने का ये था समझाना कि आपका जो सोशल क्लास है, और सोशल क्लास में फिर ये सिर्फ नहीं आ जाता कि कौन किसके पास कितने पैसे ज्यादा हैं या कौन कितने बड़े घर या कितना बड़ा जागीरदार है। इससे सिर्फ ये एक एलिमेंट नहीं होता कि जो है मनी इज वन ऑफ द बिगेस्ट, नो, इट्स वन जो है आप कह लें कि पॉइंट। इसके अलावा आपकी एजुकेशन भी आ जाती है और आपका फैमिली बैकग्राउंड, ये सारी चीजें मिल मिलाकर जो है एक सोशियोलेक्ट बनाती है। तो जब हम लोग बात कर रहे होते हैं सोशियोलेक्ट की, तो उसके अंदर जो एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशन है, यानी आप लोगों का जो 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 आपका ऑक्यूपेशन है या जो आप लोगों का एजुकेशन लेवल है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और इसके अंदर हम लोग इडियोलेक्ट की भी बात करते हैं, और इडियोलेक्ट से मुराद एक इंडिविजुअल का जो जाती उसका जो बोल चाल है, वो डिफरेंट हो सकता है उसके सगे भाई से, उसके फादर से। यानी कि हम एक तरफ बात कर रहे हैं एक क्लास की, और यहाँ पे हम इडियोलेक्ट की बात कर रहे हैं कि जहाँ पे अगर दो भाई हैं तो दोनों भाइयों का भी आपस में जो डिफरेंस आ रहा है, वो इडियोलेक्ट हम उसको कहते हैं। और उसके अंदर मेजर रोल जो है वो एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशन का है। यानी कि जब आप लोग बोलते हैं तो आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है या जो ऑक्यूपेशनल बैकग्राउंड है, वो आप लोगों का बहुत वाज़ेह हो जाता है, और उस लैंग्वेज से आपका जो है हमें पता चल जाता है कि कोई शख्स भी जो है उसका जो है ये बैकग्राउंड क्या है। उसके अलावा जो ऐसा लोग जो कि कम तालीम याफ्ता होते हैं, वो ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल साफ ज़ाहिर है कम करते हैं उन लोगों की निस्बत के जो ज़्यादा तालीम याफ्ता होते हैं। और ये कुछ बातें ऐसी हैं कि जो बड़ी सादा हैं, लेकिन साफ ज़ाहिर है चूंकि पार्ट ऑफ सिलेबस है, तो आप लोगों को समझाना और डेटा प्रोवाइड करना मेरा मिशन है। क्योंकि मेरी जो वीडियोस हैं, दे नॉट ओनली गिव यू अ गुड सेंस ऑफ व्हाट इज एक्चुअली रिटन, द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो आपको देती ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों को डाटा भी प्रोवाइड करती हैं। क्योंकि मैं ना सिर्फ इस चीज़ को सोचता हूँ कि लोग जो हैं वो इसको समझने के लिए, इस टॉपिक को, इस चैप्टर को समझने के लिए इस वीडियो को देखें, बल्कि उनको अगर डाटा भी चाहिए फॉर देयर एग्जाम्स, तो वो भी यहाँ से वो मैं प्रोवाइड कर सकूँ उन लोगों को। तो जो है जैसा कि हम पहले कर चुके हैं कि उनका एक सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है, आपका जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, वो भी डेफिनेटली आपकी लैंग्वेज यूज से रिफ्लेक्ट हो जाता है। विलियम लेबोव के हवाले से, जो कि बहुत ही मशहूर और मारूफ सोशियो लिंग्विस्टिक्स का नाम है, लैंग्वेज चेंज के ऊपर उसने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है, लैंग्वेज वेरिएशन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम है विलियम लेबोव का। उन्होंने एक एक्सक्यूज मी एक 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 छोटा सा प्रोजेक्ट, एक छोटा सा तजर्बा किया, जो कि न्यूयॉर्क सिटी के 3 डिपार्टमेंटल स्टोर्स के ऊपर किया। तो वहाँ पे ये देखा गया कि जो किसी भी शख्स का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, वो ये डिटरमिन करता है कि जो रॉ साउंड है, वो स्पीच साउंड के अंदर बहुत ज़्यादा बोला गया। अब ये जो रॉ साउंड है ना, ये बात याद रहे कि जो रॉ साउंड है, अमूमन ये बड़ा अहम साउंड कंसिडर किया जाता है टू
हाईलाइट द डिफरेंस ऑफ वन डायलेक्ट टू अनदर डायलेक्ट। जैसा कि आपको पता है कि ब्रिटिशर्स जो होते हैं वो कभी भी किसी साउंड को, रा साउंड को, अगर वो किसी वर्ड के मिडिल में आ रहा है और उसके बाद वाउल साउंड आ रहा है तो उस रा साउंड को प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन अगर रा के फौरन बाद कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो उसको प्रोनाउंस वो नहीं करते, यानी देयर इज ए डिफरेंस, और अमेरिकन प्रोनाउंस करते हैं। लेकिन ये तो है जनरल व्यू। इसके अंदर जो कि अमेरिका बहुत बड़ा मुल्क है, यूके एक बहुत बड़ी टेरिटरी है, तो उसके अंदर भी डेफिनेटली डिफरेंसेस, वेरिएशंस आते हैं, जैसा कि हम पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। और इस चैप्टर में सोशल वेरिएशन में भी हमें यही सीख देखना है, समझना है कि देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन। आप किसी एक कंट्री के बारे में ओवरऑल स्टेटमेंट जो दे सकते हैं, बट उसके अंदर की वेरिएशंस बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। तो इसके अंदर फ्रीक्वेंसी ऑफ द रा साउंड इन स्पीच पाई गई कि यानी रा साउंड बहुत ज्यादा बोला गया। तो ये एक, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि डिटरमिन करता है। एक और स्टडी है जो कि रीडिंग के अंदर, के जिसके अंदर ये देखा गया कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं, ठीक है, वो रा साउंड को कम बोलते हैं देन वर्किंग क्लास स्पीकर्स। जो वर्किंग क्लास स्पीकर्स हैं वो थोड़े से ज्यादा रा साउंड को प्रोनाउंस करते हैं, यानी कि डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर। और जो मिडिल क्लास के हैं वो बिल्कुल कम प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। और जो अपर मिडिल क्लास है वो किसी भी सिचुएशन के अंदर उन्होंने रा को प्रोनाउंस ही नहीं किया। यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको समझ आना चाहिए यहाँ पे हो क्या रहा है। आपको समझा क्या रहा हूँ, समझा ये रहा हूँ कि एक एग्जांपल दी जा रही है आपको कि कैसे एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसे रिफ्लेक्ट करता है आपकी लैंग्वेज में। आप जिस अंदाज, और ये डिफरेंट फीचर्स हैं, रा साउंड का प्रोनाउंस करना, थोड़ा प्रोनाउंस करना, कम करना, ज्यादा सिचुएशंस में करना, ये क्या है, ये एक फैक्टर आपको बताया जा रहा है, एक 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 पैरामीटर आपको बताया जा रहा है कि जिसके जरिए हम लोग जज कर सकते हैं किसी की एक खास क्लास को। या फिर यूं कह सकते हैं कि अगर किसी जगह पर 50 बंदे आए और उन 50 लोगों का हमने जो है एक वर्ड लिस्ट उनसे सुनाई या बुलवाई या फिर उनको वैसे ही ऑब्जर्व किया, तो हमें ये मालूम हुआ कि एक मखसूस क्लास के लोग जो हैं वो रा साउंड को यूं करके बोलते हैं और दूसरी मखसूस क्लास के जो लोग हैं वो रा साउंड को यूं बोलते हैं। तो ये एक किस्म का तजर्बा है जो कि आप लोग कोड कर सकते हैं। सोशल मार्कर्स, नाउ व्हाट आर सोशल मार्कर्स, ठीक है। सोशल मार्कर एक लिंग्विस्टिक या कल्चरल फीचर है, पहली बात तो ये समझ लें, यानी एक ऐसा लिंग्विस्टिक या फिर कल्चरल फीचर है कि जिसके जरिए हम किसी एक इंसान के सोशल ग्रुप को या फिर उसके स्टेटस को पहचान सकते हैं। तो मार्कर से मुराद है कोई भी ऐसी चीज जो कि निशानदेही करती है। जैसे हमारे जो है कोई भी जो है फॉर एग्जांपल हमारे जो आईडी कार्ड्स होते हैं उनके ऊपर फ्लैग जो है वो ये निशानदेही करता है कि ये किस मुल्क का है। तो इसी तरह कुछ सोशल या लिंग्विस्टिक मार्कर्स होते हैं जिसके जरिए आप किसी भी इंसान के सोशल ग्रुप को या उसके स्टेटस को पहचान सकते होते हैं। अब कुछ इस तरह के सोशल मार्कर्स का हम तज़किरा करेंगे और ख़ास तौर पर हम प्रोनंसिएशन फीचर्स के अंदर जब बात करते हैं कि जो फाइनल प्रोनंसिएशन ऑफ रा साउंड है, यानी रा साउंड एंड पर आ रहा हो, जैसे कार, CAR जो कि गाड़ी होती है उसके अंदर की बात कर लें, या स्टार जैसे तारे जो होते हैं, तारे क्या बोलते हैं उनको, STAR, तो फाइनल रा की बात को हम देखते हैं। और इसके साथ साथ हमने यानी जो हमने ऑलरेडी तस्करा इसका किया, और जो इंग साउंड है यानी ING के स्पेलिंग के साथ वो उसको कैसे प्रोनाउंस किया जा रहा है, वो न प्रोनाउंस किया जा रहा है रादर देन इंग साउंड, जो कि आप लोगों को पता है कि ये जो सिंबल है ये बुनियादी तौर पर ब्रिंग एंड सिंग एंड इस तरह के जो साउंड होते हैं उनके अंदर इंग साउंड के तौर पर आता है, जो कि व्हीलर, हम इसको नेजल व्हीलर के तौर पर प्रोनाउंस करते हैं। और इसके साथ साथ एच ड्रॉपिंग, यानी कि इसकी भी एग्जांपल मैं आपको आगे पेश करूंगा कि जिसके अंदर जो हा साउंड है उसको बिल्कुल ड्रॉप कर दिया जाता है। ये जितने भी आपको मैं बता रहा हूँ ये सोशल मार्कर्स हैं, यानी कि ये जितने आपको मैंने अभी फीचर्स बताए दे आर एसोसिएटेड विद लोअर क्लास एंड लेस एजुकेशन, यानी कि लोअर क्लास के लोग या कम एजुकेशन वाले लोग इस तरह के फीचर यानी एच को ड्रॉप करते हैं और ना साउंड बोलते हैं इंस्टेड ऑफ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ब्रिंग की बात करूं, BRING की, तो रादर देन सेइंग कि I'll bring for you, तो वो might be they'll say I'll bring for you, यानी ब्रिन,
BRIN, यूं करके आप समझ ले। तो ये वो फीचर्स हैं जो कि सोशल मार्कर्स हैं, और ये ऐसे ही हवाई बातें नहीं, ऑफ कोर्स इनके ऊपर जो है रिसर्चेस हुई हैं। ग्रामेटिकल फीचर्स की अगर हम बात करें वर्किंग क्लास की, तो उसमें हम ये देखते हैं कि दे विल यूज वेंट इंस्टेड ऑफ गॉन। अच्छा, ये बात ज़हन में रहे कि ये चंद पर्टिकुलर एरियाज की, चंद रीजन्स की स्टडीज के ऊपर बात हो रही है। आप इनको जनरलाइज नहीं कर सकते, हर रीजन की वर्किंग क्लास ऐसा बोलती है, ये चीज़ आपने नोट करनी है। ये चूंकि साज़र है, मैं एक लंबी चौड़ी गुफ्तगू जो जार जूल करता है उसको मुख्तसर बयान करके आप लोगों के सामने पेश करता हूँ, ताकि आप लोगों को ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। और तभी इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि आप लोग प्लीज पहले किताब को पढ़ा करें। जब आप किताब को पढ़ कर आएंगे इधर, तो आपको बैकग्राउंड का पता होगा कि वहां क्या बात चल रही थी और यहाँ पे कैसे इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जा रहा है। क्यों पढ़ाता हूँ किताब? बहुत सारे लोग समझते हैं कि यार ये फिर इसका यूट्यूब चैनल का क्या फ़ायदा। भाई, मेरे चैनल का जिनको पता है कि फ़ायदा है, फ़ायदा है। मैं एक्चुअली बतौर टीचर यहाँ पे यूट्यूब पर आया हूँ, ना कि बतौर यूट्यूबर आया हूँ। देयर इज डिफरेंस बीइंग ए यूट्यूबर एंड बीइंग अ टीचर। एक यूट्यूबर चाहेगा कि उसके बहुत ज़्यादा 5 मिनट 3-4 मिनट वाली वीडियोज़ हों और लोगों को बताता फिरे कि जनाब हो ये वीडियो देख लें तो कमाल हो जाएगा, और जनाब तबाही फिर जाएगी। तो साहब ज़रा उसके मिलियन में व्यूज़ भी आते हैं, हम गरीबों के तो भाई बड़ी मुश्किल से जाके 1K व्यूज़ आते हैं कुछ वीडियोज़ के। तो बताना मकसूद है, मिशन क्या है? लोगों को पढ़ाना, समझाना, कॉन्सेप्ट क्लियर कराना। तो इसलिए कहता हूँ कि पहले किताब को पढ़ा करें, और फिर वही दोहराऊंगा कि भाई साहब इधर ना देखा करें, पहले मेरी बात सुना करें और फिर इसको पढ़ा करें। अच्छा जी, तो ये ब्रिटिश इंग्लिश की बात हो रही है। मैंने इसलिए कहा कि ये एक टिपिकल ख़ास मखसूस रीजन और मखसूस इंग्लिश की बात हो रही है, कि ये ग्रामेटिकल फीचर्स कि वेंट की जगह पे उनको गॉन बोलेंगे, और डन की जगह पे सॉरी वेंट इंस्टेड ऑफ गॉन, यानी वेंट बोलेंगे गॉन की जगह पे, और डन बोलेंगे डिड की जगह पे। यानी ग्रामर के अंदर भी ये डिफरेंस आपको मिलेगा, और इससे हाईलाइट होगी किसी शख्स की भी सोशल क्लास। और ये जो लिंग्विस्टिक फीचर्स हैं, ये इस तरह के पर्टिकुलर सोशल ग्रुप्स के होते हैं, रिगार्डलेस ऑफ देयर अवेयरनेस, कि उनको शायद बहुत सारे लोग इसको जानबूझकर नहीं बोलते, बल्कि दे आर नॉट इवन श्योर अबाउट इट, कि दे आर नॉट अवेयर अबाउट इट, कि दे आर लाइक दिस एंड दे आर बीइंग डिफरेंशिएटेड, और ये थोड़े मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं। दे आर नॉट इवन कॉन्शियस अबाउट दैट। Speech style and style shifting. So what is speech style and what is style shifting? So speech style क्या होगा कि जब कोई इंसान किसी एक खास मखसूस तरीके से बोलता है, और उसके अंदर वो फॉर्मेलिटी और इनफॉर्मेलिटी को देखता है कि कहाँ मैंने इनफॉर्मल होके बात करनी है और कहाँ मैंने फॉर्मल होके बात करनी है, और यानी कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से। तो जब इंसान यूं करके इस चीज का ख्याल रखता है, इस चीज की अटेंशन पे करता है, जैसे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, तो मेरा स्पीच स्टाइल डेफिनेटली समझाने वाला एक टीचर के तौर पर है। और अगर मैं किसी फैमिली मेंबर से बात कर रहा हूं, तो डेफिनेटली उसमें इनफॉर्मल आ जाएगा, दोस्तों के साथ इनफॉर्मेलिटी आ जाएगी। तो ये इसको कहते हैं हम लोग स्पीच स्टाइल। अच्छा, अब आ जाती है स्टाइल शिफ्टिंग। यानी एक बंदे का स्पीच स्टाइल हो गया, तो फिर क्या स्टाइल शिफ्टिंग भी होती है? तो ऑफ कोर्स होती है। यानी जब आप एक फॉर्मल से इनफॉर्मल, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट की बुनियाद पे जब चेंज करते हैं अपने स्टाइल को, तो उसको हम लोग स्टाइल शिफ्टिंग कहते हैं। अच्छा, इन कॉन्सेप्ट को क्लियर हो गया, हम थोड़ा सा इसकी मजीद वजाहत के लिए आगे बढ़ते हैं। जो लेबोव, जिसकी मैं पहले बात कर चुका हूं कि मशहूर मारूफ सोशियोलिंग्विस्ट हैं, और वेरिएशनिस्ट स्टडी बहुत ज़्यादा की उन्होंने। उन्होंने स्पीच स्टाइल को अगेन एक डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर पढ़ा, जिसका हम तस्करा कर चुके हैं, और उसके अंदर उन्होंने ये देखा कि लोग जो हैं वो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीकों से चेंज होते हैं। यानी एक ही पर्टिकुलर प्लेस के अंदर भी, तो उसमें हो सकता है कि एक शख्स जब शॉपकीपर से बात कर रहा हो तो वो मुख्तलिफ अंदाज से बात कर रहा हो, और अंदर से कोई कस्टमर आए जो उसका दोस्त हो, तो है बड़ी व्हाट आर यू डूइंग हियर, तो उससे वो डिफरेंट अंदाज से बात करेंगे। तो उनकी डेफिनेटली स्टाइल शिफ्टिंग जो है, उसने इसको बाकायदा तौर पर ऑब्जर्व किया, और उसने एक देखा कि जो मिडिल क्लास है वो शिफ्ट जो है ज्यादा करती है टू लुक लाइक द अपर मिडिल क्लास, जब वो फॉर्मल बात कर रही होती है। बात को समझें दोबारा, कि जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, जब वो कभी फॉर्मल सिचुएशन में बात करना चाहेंगे, तो उनकी जो शिफ्ट है, स्टाइल शिफ्टिंग, वो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट होती है, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होती है, बहुत वाजे होती है। सही मालूम होता है कि जनाब इन्होंने अपने स्टाइल को शिफ्ट किया है टू
द अपर क्लास, यानी कि उनका अपर क्लास की तरह लगने के लिए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे जिसको हम लोग अमूमन ये लोग कहते हैं नहीं कि हम लोग कहते हैं कि यार ये सासे कमतरी का मुब्तला है, कि हम लोग जब वैसे ये एक जस्ट एक पॉइंट है, लाजमी नहीं है कि सासे कमतरी में मुब्तला होने वाला ही स्टाइल शिफ्ट करेगा, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं, लेकिन एक समझाने की गर्ज से कि जब आप किसी स्पेसिफिक बहुत ही फॉर्मल सिचुएशन में आते हैं तो आपका जो अंदाज है वो उस लेवल पे चला जाता है जो कि अपर मिडिल क्लास के बात करने का अंदाज हो। तो इसको लेबोव ने उस डिपार्टमेंटल स्टोर की उस स्टडी के अंदर नोट किया था। और इसके साथ साथ उसने ये भी देखा कि आ, जब उनको कोई ऐसी टास्क दिया जाए, यानी उन स्पीकर्स को, उन लोगों को कोई ऐसा टास्क दिया जाए जिसके अंदर उनको कहा जाए कि उनको उनको स्पीच को ज्यादा अटेंशन देनी पड़े। क्या मतलब? मिसाल के तौर पर अगर किसी को कहा जाए कि भाई साहब आप जो है ना एक मुल्की हालात पे 2 मिनट की बात करें, मैं आपका कैमरे में रिकॉर्ड करूंगा, तो जब आपको यूं कहा जाए तो साफ ज़ाहिर है आप बहुत ज्यादा अटेंशन पे करेंगे कि यार मेरी बात जो है वो लोगों तक जब पहुंचे तो बहुत लोग उसको अप्रिशिएट करें, और कोई मैं ऐसा लहजा या कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करूं कि जिससे मुझे कल को शर्मिंदगी हो, तो फिर वो बहुत ज़्यादा फॉर्मल हो जाते हैं। और उसके अंदर एक पर्टिकुलर ख़ास जो उसने एलिमेंट पाया, जो कि हम पहले भी तस्करा कर चुके हैं, जिसको हम लोग पोस्ट वोकलिक रा कहते हैं। पोस्ट वोकलिक रा जो है वो देखा गया कि उसकी तरफ ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। सो व्हाट इज पोस्ट वोकलिक? तो लफ्ज पोस्ट वोकलिक यानी कि जब कोई भी रा साउंड किसी वाउल साउंड के बाद आएगा, वाउल साउंड के बाद आएगा और एंड पर आ रहा है, जैसे कि खार, बार एंड स्टार है। तो अमूमन हमने ब्रिटिश रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन के बारे में पढ़ा हुआ है कि अगर ये इंडिविजुअल वर्ड्स हों तो वो लास्ट रा को प्रोनाउंस नहीं करते, लेकिन यहाँ पे जो स्टोर की बात हो रही है उसके अंदर देखा गया कि देवन देवर मोर फॉर्मल, जब उनको फॉर्मल सिचुएशन में बात करना पड़ी तो जो टेंडेंसी सी थी वो ज्यादा हो गई पोस्ट वोकलिक रा की तरफ। सो जब उनको प्रेस्टिजियस फॉर्म या फॉर्मल सिचुएशन जो है उसके अंदर जो है प्रेस्टिजियस फॉर्म इस्तेमाल करनी पड़ी, एक और मतलब जो है ऑब्जर्वेशन आपके सामने मैं पेश करने लगा हूँ स्पीच स्टाइल या स्टाइल शिफ्टिंग की, कि जब स्पीकर्स को एक ऐसी सिचुएशन के अंदर जो कि फॉर्मल सिचुएशन थी उसके अंदर उनको प्रेस्टिजियस फॉर्म इस्तेमाल करनी पड़ी। यानी कि प्रेस्टिजियस फॉर्म क्या होती है, हम प्रेस्टीज के बारे में भी बात करेंगे। प्रेस्टिजियस फॉर्म वो होती है कि जिसको लोग या सोसाइटी या कम्युनिटी जो है वो बहुत अच्छा समझती है, स्टैंडर्ड जो है वर्जन समझती है, उसकी तरफ जब उनको बोलना पड़ा ऐसे लोगों को, तो उन्होंने क्या किया? हाइपर करेक्शन की ना। हाइपर करेक्शन मींस जरूरत से ज्यादा खुद को ठीक करने की कोशिश करना। अब इसकी एग्जांपल जो मेरे दिमाग में आई, जो अभी मैंने बात की ना, ये लास्ट पॉइंट वाली, अगर आपको मेरी इस एक्सप्लेनेशन जो है इसकी समझ नहीं आई तो डोंट वरी। मैं हमेशा इस तरीके से सोचता हूँ कि जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर मेरी बात को ये समझा नहीं है अगला बंदा तो मैं और तरीके से इसको पेश करूँ, डोंट वरी। मेरे सामने एक एग्जांपल आती है कि मैं कुछ लोगों को ना अंग्रेजी में अ, मेरे साथ कुछ लोग बात करते हैं वॉइस नोट के ज़रिए, तो मेरे साथ वो मुझे शायद समझते हैं कि मैं पता नहीं कोई 7 नस्लों से अमेरिका में जो है बैठा हूँ या बरतानिया में बैठा हूँ, तो मेरे साथ जो बात करनी है तो बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छी अंग्रेज़ी के साथ बात करनी है। सो मैं उनको रिस्पेक्ट देता हूँ बाय द वे कि उन्होंने मुझे इतनी इज्जत दी, लेकिन वो क्या करते हैं ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को ठीक और परफेक्ट करने की कोशिश में जो है वो हाइपर करेक्शन वाली स्टेज पर चले जाते हैं, जिसको हम लोग ऑड समझते हैं। बोलने के अंदर भी हो सकता है और राइटिंग के अंदर भी हो सकता है कि राइटिंग में आप बहुत ही आला हाई फाई किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, और बोलने के अंदर इस ऐसा लहजा इस्तेमाल करें कि आपको लगे कि यार ये बंदा तो अंग्रेजों की तरह बोलने की कोशिश कर रहा है, अमेरिकियों की तरह बोलने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके को हमने देखा, यानी हमने नहीं, सॉरी, लेबोव ने देखा कि ये स्टाइल शिफ्टिंग जो है जिसको हाइपर करेक्शन के लेवल तक भी नोट किया गया। प्रेस्टीज जो हम अभी बात कर रहे थे, इट्स वेरी आई मस्ट, इट्स अ वेरी नाइस कॉन्सेप्ट एंड आई रियली लाइक्ड इट। कि प्रेस्टीज कहते हैं कि एक पहली बात तो ये है कि एक पर्टिकुलर स्पीच स्टाइल है, ठीक है, और ये वो स्टाइल है जो कि बहुत ज्यादा डिजायरेबल है, लोग ऐसा बोलना चाहते हैं, बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है और अथॉरिटेटिव है, ठीक है।
उस स्पीच कम्युनिटी के जो लोग हैं उसकी उनकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव माना जाए, यानी कि बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो लेवल है। अब हमारे पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर देखा जाए तो उर्दू बोलने को तो कोई ख़ास डेफिनेटली इतना बड़ा एजाज़ समझता भी नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों के लिए जो बिल्कुल देहाती हैं, ज़िंदगी में कभी उन्होंने उर्दू नहीं बोली और वो कभी इस्लामाबाद, लाहौर इस सिचुएशन में आते हैं, तो जिस अंदाज से वो उर्दू बोलने की कोशिश करते हैं, वो इसलिए उर्दू बोलने की अच्छी उर्दू बोलने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि दिस लैंग्वेज हैज़ गॉट द प्रेस्टीज, और अगर मैं इसको बोलूँगा तो इस लोग जो है मेरी बात को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझेंगे। तो वो जो उसके ज़हन में है कि ये सोफिस्टिकेटेड है, ये ज़्यादा अच्छी है, ये डिज़ायरेबल है, मुझे ऐसे बोलना चाहिए, उसको हम प्रेस्टीज कहते हैं। और इसके अंदर दो किस्म की जो है प्रेस्टीज की दो टाइप्स हैं। एक को कहते हैं हम ओवर्ट प्रेस्टीज और दूसरी है कवर्ट प्रेस्टीज। व्हाट इज ओवर्ट? जब ओवर्ट ये होता है कि आप एक ऐसी लैंग्वेज को, जो मैं अभी एग्जांपल दे रहा था, कि एक ऐसी लैंग्वेज को या फिर डायलेक्ट को, याद रहे सिर्फ लैंग्वेज की बात नहीं हो रही, या हो सकता है डायलेक्ट हो या फिर जो है वो लैंग्वेज भी हो सकती है, कि आप उसको उसको रिस्पेक्ट दें कि जो वैसे भी हायर सोशल स्टेटस के साथ एसोसिएटेड है। अगर हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करें या इवन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट, बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात करें, तो हमें ये समझने को मिलेगा कि लोग अंग्रेजी बोलने को, यानी कि जो अंग्रेजी बोली जाती है साहब, वो एक हायर सोशल स्टेटस को जो है जाहिर करती है। हमारे जो क्रिकेटर हजरात तो चलो नहीं, मैं जो ख़ास तौर पर जो हमारे एक्टर्स हैं, वो किसी जगह पे इंटरव्यू दे रहे होते हैं, पाकिस्तानी, इंडियन वगैरह, बंगाली, तो वो अंग्रेजी बोल रहे होते हैं, मतलब चलें इस पे बाद में बात सही। तो वो एक हायर सोशल स्टेटस का सिंबल है, तो उसको रिस्पेक्ट देना और उनकी तरह बोलने की कोशिश करना या वो वाला स्पीच स्टाइल अपनाना, उसको हम ओवर्ट प्रेस्टीज कहेंगे। तो फिर कवर्ट प्रेस्टीज क्या हुई? कि आपकी जो लैंग्वेज है वो उस लेवल की हायर स्टेटस पे नहीं है, लेकिन इवन देन आप, यानी पब्लिकली रिकग्नाइज्ड भी नहीं है, स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म भी नहीं है, लेकिन आप उसको बोलने की जो है बोलने में फख्र महसूस करें और उसको एक रिस्पेक्ट दें। मैं एक मिसाल देना चाहूंगा। अब पाकिस्तान के अंदर जो उर्दू लैंग्वेज है साउथ, हमारी कौमी ज़बान है, लेकिन जब हम लोग, हमारे हुक्मरान जो हैं, जब बाहर की दुनिया में जाते हैं तो वो उर्दू की बजाय अंग्रेज़ी बोलना पसंद करते हैं। तो ये जो अंग्रेज़ी बोलना पसंद करना है, ये तो हमारी होगी ओवर्ट प्रेस्टीज, कि वो देते हैं कि यार दुनिया सारी चूंकि उसकी रिस्पेक्ट करती है अंग्रेज़ी की, तो मुझे भी बोलनी चाहिए। लेकिन अगर कोई भी पाकिस्तानी उर्दू में जाकर स्पीच करेगा, चाइना के अंदर, सऊदीया के अंदर, किसी ऐसे कंट्री में जाकर, और उसके ज़हन में ये होगा कि बावजूद इसके कि उर्दू लैंग्वेज मेरी जो है वो वर्ल्ड के अंदर उस अंदाज से रिकग्नाइज्ड नहीं है जैसे कि अंग्रेजी हो सकती है, लेकिन मैं अपनी लैंग्वेज को रिस्पेक्ट दूंगा। तो इसी तरह ये सोशल डायलेक्ट्स के ऊपर भी ये अप्लाई हो सकता है, ओवर्ट एंड कवर्ट प्रेस्टीज। तो जो लोअर वर्किंग, ये कवर्ड प्रेस्टीज की एग्जांपल दे रहा हूं आपको, कवर्ड प्रेस्टीज की पहले एक एग्जांपल दी मैंने, उर्दू और पाकिस्तान और बाहर जाते हैं, और अगर हम पाकिस्तान या इंडिया या इसके विद इन कम्युनिटी की एग्जांपल अगर हम आपको पेश करना चाहें, तो हम फिर आपको देंगे कि लोअर वर्किंग क्लास की जो स्पीच स्टाइल है, अगर वो किसी से भी बात करते हुए अपने स्पीच स्टाइल को बिल्कुल भी चेंज नहीं करते और समझते हैं कि जनाब हमारा ठीक है, हम जैसे हैं ठीक है, हमें क्या जरूरत है दूसरों की तरह बोलने की, तो ये वाली जो एग्जांपल है, ये कोवर्ट प्रेस्टीज की है। स्पीच अकोमोडेशन लफ्ज जो टाइटल है उससे भी आपको जाहिर हो रहा है कि जब आप यू अकोमोडेट समवेयर, तो इसका मतलब है कि जो स्पीक अकोमोडेशन होगी वो ये है कि कोई भी ऐसा शख्स जब एडजस्ट करता है खुद को टू अलाइन विद द पीपल हु टू हुम ही इज कम्युनिकेटिंग विद, कि जब कभी, मैं अपनी सच सच बताऊं आपको, मैं एक अपनी एग्जांपल देता हूं कि मेरी जो लैंग्वेज है दैट इज मोर ऑफ अ सराइकी, बट नॉट सराइकी ऑफ मुल्तान और जो है रहीम यार खान वगैरह, ठीक है। तो और पंजाबी जो है वो थोड़ी सी टच है, लेकिन नॉट लाइक द लाहौरी और पिंडी पंजाबी और लाइक सरगोधा पंजाबी और खुशाब सिटी पंजाबी, ठीक है। तो मेरे अभी पीएचडी के क्लास फेलोज जो है
वो ज़्यादातर जो हैं वो पंजाबी हैं और प्योर पंजाबी हैं। तो मैं जब उनसे बात करता हूँ, तो मैं अकोमोडेट करता हूँ खुद को कि उनके, चूँकि वो ज़्यादा हैं, तो मैं उनके साथ उनके वोकैब्युलरी, उनके लहजे और उनकी वोकैब्युलरी के साथ मिलकर बात करने की कोशिश करता हूँ, ताकि उनको भी ईज़ी फ़ील हो और मैं कोई बहुत ज़्यादा अजनबी महसूस ना करूँ। इसमें डिफरेंट रीज़न्स हो सकती हैं, बट जो फ़िलहाल मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ वो है स्पीच अकोमोडेशन। सो आई अकोमोडेट माई सेल्फ, I adjust my speech patterns to align with my PhD class fellows who are the pure Punjabi speakers. So there are two basically concepts जो हम speech accommodation में पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम convergence and divergence को पढ़ते हैं. So convergence जो है वो क्या है कि जब आप कोई भी इंडिविजुअल, जैसे कि जो जो मैं एग्जांपल दे रहा था, ठीक है, कि आई वांटेड टू फिट माय स्टाइल टू द पर्टिकुलर ग्रुप और कम्युनिटी, और मैं उनके लिंग्विस्टिक पैटर्न्स के ऊपर आने की, उनकी प्रोनाउंसिएशन वोकैबुलरी की आने की, एडजस्ट करने का जो है सोच रहा था, या अडॉप्ट करने का, तो वो कन्वर्जेंस कहलाती है। ठीक है। और इसकी एग्जांपल जो है वो हम लोग जब नॉन नेटिव स्पीकर्स होते हैं, जब वो नॉन नेटिव स्पीकर्स किसी ऐसी इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटी के अंदर जाते हैं और उनके साथ उन्हीं के लेवल पे, उन्हीं की प्रोनाउंसिएशन के मुताबिक कोशिश करते हैं उनके बात करने की, तो ऑफ कोर्स ये भी कन्वर्जेंस की एग्जाम। डाइवर्जेंस क्या है कि जब आप लोग क्या करते हैं कि अपनी जो लिंग्विस्टिक पैटर्न्स हैं उनको मेंटेन रखते हैं, यू डोंट चेंज फॉर देम इन कॉन्टेक्ट विद द डोमिनेंट ग्रुप। ठीक है। जब आप डोमिनेंट ग्रुप में आते हैं तो आप उसको मेंटेन करते हैं, बावजूद इसके कि आपके लिंग्विस्टिक पैटर्न्स डिफरेंट हैं। यानी कि जो मैं अपने पीएचडी के मेरे क्लास फेलोज जो कि मेजॉरिटी में पंजाबी, प्योर पंजाबी टाइप हैं, उनके साथ मैं कन्वर्जेंस में जाता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं उनके साथ एडजस्ट खुद को करूँ, अकोमोडेट करूँ। लेकिन डाइवर्जेंस उसके उलट है कि जब आप इस चीज़ का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखते कि आपने अकोमोडेट होना है, आप अपने जो लहजा है उसको बिल्कुल भी, या आपकी जो वोकैब्युलरी है उसको सेम रखते हैं, तो वो डाइवर्जेंस कहलाती है। और इसके अंदर क्या है कि जो रीजनल डायलेक्ट का, और वही बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, जब वो किसी और डिस्टिंक्टिव एक्सेंट के साथ जो है, जो दूसरे लोग हैं, जो स्टैंडर्ड डायलेक्ट के लोग हैं, उनके साथ कोई उसको फिक्र नहीं है, वो अपनी ही वोकैब्युलरी के साथ जुड़ा रहता है, अपने एक्सेंट के साथ, अपने डायलेक्ट के साथ, तो ये ऑफ कोर्स डाइवर्जेंस है। बेल आइकन कर दें यार, प्लीज कर दो यार, क्या हो गया। खैर, रजिस्टर। तो व्हाट इज रजिस्टर? ये एक मखसूस तरीका है लैंग्वेज को यूज करना, और वो भी किसी खास सिचुएशन के अंदर। जैसा कि मिसाल के तौर पर चर्च, मस्जिद, मंदिर, या आपका ऑफिस, या फिर एक मखसूस टॉपिक, जैसे कि पॉलिटिकल टॉपिक हो सकता है, कोई लैंग्वेज का टॉपिक हो सकता है, कोई भी टॉपिक हो सकता है। तो इन सिचुएशंस में बोलने वाले जो लोग होते हैं, उनके डिफरेंट स्पेसिफिक सिचुएशंस के हिसाब से जब आप बात करते हैं, तो फिर सावधानी, आप एक को मखसूस किस्म का आपका स्टाइल होता है, वो एक स्पेसिफिक फीचर्स के साथ होता है, और इनको ही हम लोग रजिस्टर कहते हैं। अगर हम इसको सिचुएशनल की बात करें, जैसे कि चर्च, या फिर ऑक्यूपेशनल कहेंगे, जैसे कि लॉयर्स आपस में बातें कर रहे हो, या फिर टॉपिकल है, यानी कि किसी खास टॉपिक के ऊपर है, जैसे कि टॉकिंग अबाउट लैंग्वेजेस, तो हमें इसके अंदर, आपको इस डिस्कशन के अंदर हमें रजिस्टर का जो है वो मिलेगा। सो इसमें अगर हम लोग ये मिसालें देख लें, तो हमें महसूस होगा कि ये, अगर हम पढ़ेंगे ये शेल बी ब्लेस्ड बाय हिम इन टाइम्स ऑफ ट्रिबुलेशंस, तो हमें लगता है कि रिलीजियस बात हो रही है। ठीक है। लीगल, द प्लेंटीफुल इज रेडी टू टेक द विटनेस स्टैंड। तो इस तरह की ये बात हो रही है कि ये लीगल रजिस्टर हमें मिलेगा। और लिंग्विस्टिक रजिस्टर, इन दिस डायलेक्ट देयर आर फ्यूअर इन्फ्लेक्शनल सफिक्सेस। तो आपको एक खास सिचुएशन के अंदर जाकर, जब आप उस खास सिचुएशन के मुताबिक बात करते हैं, तो उसको हम लोग रजिस्टर कहते हैं। बहुत ही मिलता जुलता जो कॉन्सेप्ट है वो जार्गन का है। और जब भी मैं कभी महसूस करता हूँ कि जो दो कॉन्सेप्ट आए हैं ये आपस में सिमिलर हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि फिर मैं आप लोगों को उनका डिफरेंस भी बताऊं। तो बहुत सारे जगहों पर जारजूल डिफरेंस नहीं क्रिएट करता, तो वो मैं आप लोगों की आसानी के लिए करता हूँ। मेरी ये बात अच्छी लगी है तो भाई साहब सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो मेरी वीडियोस को रेगुलरली देख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एनालिटिक्स आते हैं, हम लोग देख सकते हैं यूट्यूब स्टूडियो से। हमारे एनालिटिक्स ये कहते हैं कि बहुत सारे लोग, मेजॉरिटी लोग वो हैं कि जो वीडियोस की आपको रेगुलर देख रहे हैं, लेकिन
पता नहीं क्यों नहीं सब्सक्राइब कर रहे। भाई आप वीडियोस तो माशाल्लाह देख रहे हैं, आपकी बहुत शुक्रिया। भाई सब्सक्राइब भी कर दो, इससे क्या होगा कि हमारा सब्सक्राइबर की तादाद भी बढ़ेगी और साथ साथ ये है कि आप पक्के हमारे व्यूअर भी बन जाएंगे। सो प्लीज़ आप लोग देखें। सो जार्गन क्या है जी, कि जार्गन खास तौर पर आपने इस चीज़ को देखना है, टेक्निकल वोकैबुलरी। अगर आप हम इस लाइन को देखें तो हमें लगता है कि हम पिछली जो बात कर रहे थे रजिस्टर की, तो हम वही बात कर रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स इनमें फ़र्क है और वो मैं आपको साबित करके बताऊंगा। सो एक्चुअली इसका जो ज़्यादा फोकस है वो है टेक्निकल वोकैबुलरी, जार्गन की जब बात आती है, ठीक है। और जार्गन जो है इसके अंदर वो लोग जो सेम इंटरेस्ट वाले होते हैं, ये भी एक डिफरेंस है फ्रॉम रजिस्टर। क्योंकि रजिस्टर के अंदर क्या होगा कि हो सकता है कि सेम इंटरेस्ट वाले लोग एक खास सिचुएशन में ना हो। मिसाल के तौर पर कोर्ट, अब कोर्ट के अंदर लाजमी नहीं है कि सेम इंटरेस्ट वाले लोग हों, लेकिन कोर्ट के अंदर की जो लैंग्वेज होगी वो एक खास सिचुएशन है, और उसमें चाहे उनकी किसी की इंटरेस्ट है या नहीं लॉ से, लेकिन उसको उसी सिचुएशन के हिसाब से बात करनी पड़ेगी, तो उसको हम कहते हैं रजिस्टर। लेकिन जब हम जार्गन की बात करते हैं तो इसके अंदर सिमिलर इंटरेस्ट और एक दूसरे को समझने वाले, अंडरस्टैंड करने वाले, और उनका आपस में एक गहरा कनेक्शन रिलेशन है, ऐसे लोग जब एक खास किस्म की टेक्निकल वोकैबरी को इस्तेमाल करते हैं और वो पर्टिकुलर वोकैबरी और उनकी गुफ्तगू दूसरे लोगों को समझ नहीं आती, तो वो सिचुएशन जो है वो इस तरह का लैंग्वेज का इस्तेमाल को हम लोग जार्गन कहते हैं, ठीक है। और जैसा कि हम लोग जो 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 अगर आप लॉयर हैं और आपकी जो जार्गन यानी कि टेक्निकल वोकैबुलरी जो लॉ से रिलेटेड है वो अच्छी है, तो इसको बहुत ज़बरदस्त समझा जाता है। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आपकी जो टेक्निकल वोकैबुलरी रिलेटेड टू मेडिकल है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इसको हम जार्गन के जो है उस कॉन्सेप्ट में समझ सकते हैं। एग्जाम्पल है, मिसाल के तौर पर अगर हम मेडिसिन की बात करें, डॉक्टरी शोबे में, तो आपको सीटी स्कैन, आरएफटीज, अल्ट्रासाउंड, निबुलाइजर, ये वो वर्ड हैं जिनसे हमें फौरन पता चल जाता है कि ये टेक्निकल जार्गन ऑफ मेडिसिन या फिर मेडिकल है। और अगर हम ऑफ साइड, रन रेट, फ्री हिट, डीआरएस इसकी बात करेंगे तो इसका मतलब ये क्रिकेट की बात हो रही है या फिर स्पोर्ट्स की बात हो रही है। तो टेक्निकल जार्गन को वही बंदा समझेगा जो आपस में एक दूसरे को, जो उनकी समझ है, इंटरेस्ट सेम है, रिलेशन है किसी न किसी लेवल पे, तो तब ही जाकर जार्गन की समझ आएगी। नाउ डिफरेंस बिटवीन रजिस्टर एंड जार्गन ऑलरेडी काफी हद तक क्लियर हो चुका है, लेकिन फिर भी आपको मैं बता दूं कि रजिस्टर जो है उसकी एक तो यह है कि वो सेट ऑफ लिंग्विस्टिक फीचर्स है, एक कंप्लीट लैंग्वेज नहीं है बल्कि सेट ऑफ चंद लिंग्विस्टिक फीचर है, और वो एक मखसूस सिचुएशन के अंदर चंद लोग आपस में, चाहे उनका आपस में कोई कनेक्शन बनता है कि नहीं बनता, चाहे वो आपस में एक एक ही जगह पर इकट्ठे रहते हैं या नहीं रहते, कोई आपस में जान पहचान है या नहीं, इंटरेस्ट सेम है या नहीं, लेकिन वो उस सिचुएशन के अंदर इस मखसूस जो है तरीके से जब बात करेंगे तो उसको हम लोग रजिस्टर करेंगे। लेकिन जब जार्गन की बात आती है तो ये एक स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज है, जो कि एक ही प्रोफेशन के लोग, एक ही इंडस्ट्री के लोग, एक ही ग्रुप के लोग जब आपस में बोलते हैं तो वो जार्गन कहलाती है। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। व्हाट इज स्लैंग? आप सबको पता है स्लैंग एक इनफॉर्मल नॉन स्टैंडर्ड वर्ड्स का इस्तेमाल या फ्रेजेस का इस्तेमाल, जो कि एक मखसूस ग्रुप और ख़ास तौर पर जो यंग लोग होते हैं या जिनको हम लोग सब कल्चर्स, उनको जो है वो लोग ये बोलते हैं। और ये बहुत ज़्यादा जल्दी चेंज होती रहती है, यानी कि इसका जो इस्तेमाल है वो परमानेंट नहीं है, वो चेंज होता रहता है ओवर टाइम, ठीक है। और फिर जो पुरानी स्लैंग्स होती हैं वो रिप्लेस हो जाती हैं न्यूअर जो है स्लैंग्स के साथ, और उनका इस्तेमाल जो होता है उसके अंदर भी फ़र्क आ जाता है। और इसके अंदर जो यंग स्पीकर्स हैं, ख़ास तौर पर जो स्लैंग है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, उनके अंदर टैबू टर्म्स का, जो कि स्लैंग्स की एक किस्म आप कह सकते हैं जिसका हम आगे तज़किरा करने लगे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और ये स्लैंग एक बड़ा ज़बरदस्त फैक्टर है, ज़बरदस्त से मुराद एक ख़ास फैक्टर है, जिसके अंदर हम लोग लैंग्वेज वेरिएशन को भी स्टडी कर सकते हैं। यानी जो जो लोग लैंग्वेज वेरिएशन को स्टडी करते हैं कि कैसे लैंग्वेज एक एरिया से दूसरे एरिया, या फिर ख़ास तौर पर जब हम स्लैंग की बात कर रहे हैं और उसमें लैंग्वेज वेरिएशन की बात कर रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि कैसे यंगर जो है और ओल्डर जो लोग हैं उनकी लैंग्वेज के दरमियान में जो वेरिएशन पाई जाती है, उसमें स्लैंग बहुत अहम रोल अदा करती है। नाउ कम्स टू द टैबू टर्म्स, जो कि सोशल टैबूज के तौर पर भी हम जानते हैं कि एक ऐसा इस्तेमाल जिसके अंदर हम लोग टैबू को इस्तेमाल करते हैं, obscenities, यानी कि ये थोड़ा सा गलत सेंस में आ जाता है, थोड़ा नेगेटिव सेंस के अंदर आ जाता है टैबू की जब हम बात करें, क्योंकि ये एक मखसूस कल्चर के अंदर अवॉइडेड होता है,
पोलाइट रीजंस की बुनियाद पर कि शाइस्तगी के खिलाफ समझा जाता है कि लोग समझते हैं कि यार ये कैसे बात कर रहा है, यार ये कौन सा तरीका है बात करने का, यार कुछ शर्म कर यार, मतलब कहाँ पे बैठे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही बात करते हुए। तो ये जो अल्फाज का इस्तेमाल करना है वो समटाइम जो है वो टैबू टर्म्स, और ख़ास तौर पर वो स्वेयर वर्ड्स भी हो सकते हैं जो कसम उठाने के सेंस में आते हैं, गालियां देने के सेंस में आते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं लाजमी नहीं है। और जो हमारी ये अमेरिकन सोसाइटी के अंदर अगर आप लोग उनकी मूवीज़ वगैरह देखें तो वो ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल इतना फ्रीक्वेंट करते हैं, बल्कि हैरान कुन तौर पर मैं आपको बताऊं कि कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स जो कि एक मखसूस सोसाइटी कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले फ्रॉम अमेरिका, उनकी मैंने एक दो जो है वीडियोस ऐसे मैं देख रहा था मोटिवेशनल स्पीकर्स की, तो वो इतने मतलब वो अल्फाज बोल रहे थे कि जो हम आम हालात में अगर पाकिस्तान में बोलें तो बहुत बड़ा झगड़ा और हो सकता है कत्ल तक बात पहुंच जाए। तो इस तरह के अल्फाज को ऐसे बोल रहे थे जैसे दिस इज क्वाइट नॉर्मल। सो एक बात याद रखें कि जो टैबू टर्म्स होती हैं दे आर वेरी मच लिंक्ड विद द सोसाइटी, द कल्चर, द नॉर्म्स। कि हो सकता है कि एक टर्म जो कि एक कल्चर के अंदर बिल्कुल बुरी ना समझी जाती हो या एक सिचुएशन में बुरी ना समझी जाती हो, दूसरी जगह पे वो बुरी समझी जाती हो। सो व्हेन इट कम्स टू टैबू टर्म्स तो ऑफ कोर्स हम सोशियो लिंग्विस्टिक्स पढ़ रहे हैं, तो सोसाइटी, सिचुएशन और क्लास और सिचुएशन चेंज होने से इसकी जो है वो बनता है इम्पैक्ट। तो इसके अंदर एक स्टडी की गई जो कि एक स्कूल्स के अंदर है, और उसके अंदर हम ये देखा गया कि जो लोअर स्टेटस स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़्यादा टैबू वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया आप लोगों को कि जो अमेरिकन के अंदर ख़ास तौर पर जो ब्लैक्स हैं उनका जो बाय ब्लैक है मींस पर्टिकुलर जो एक रेस है जो कि ऑफ कोर्स सोसाइटी के अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट पाई अपने जो है मेहनत के ज़रिए, लेकिन ऑफ कोर्स उनका एक स्पीच स्टाइल है, और उस स्पीच स्टाइल की बुनियाद पे जो है वो इस अंदाज से बात करते हैं जो कि ख़ास तौर पर मैंने आपको पहले मोटिवेशनल एग्जांपल्स की भी एग्जांपल दी कि जिसके अंदर वो कुछ ऐसे वर्ड्स बोल जाते हैं तो उनकी अपनी कम्युनिटी में वो बुरे नहीं है। एनी हाउ ये स्टडी कहती है कि जो हायर स्टेटस स्टूडेंट्स थे उनके अंदर ये टैबूज की बात तो पाई जाती थी, लेकिन वो सेम जेंडर जो था उसके साथ बात करें यानी कि रिलेटिवली कम था उनका इस्तेमाल, ठीक है। तो आपकी जो सोशल क्लास है खास तौर पर जो अडोलसेंस का आपका जो दौरानिया जब आप बड़े हो रहे होते हैं तो उसके अंदर जो टैबू टर्म्स है उसका बड़ा ज़बरदस्त रोल है, और उसके अंदर ही जो है ये ज़्यादा पाई जाती है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि यंगर लोगों के अंदर ये ज़्यादा पाई जाती है। ना डिफरेंस बिटवीन टैबू टर्म्स एंड स्लैंग्स, क्योंकि मैं जब बात कर रहा था तो टैबू टर्म्स और स्लैंग्स में भी डेफिनेटली थोड़ी बहुत कंफ्यूजन आ रही थी, तो मैंने सोचा कि जल्दी से आपको बता दूं। सो टैबू टर्म्स क्या है, अनएक्सेप्टेबल है, इनअप्रोप्रिएट है, जबकि जो मजीद इसके बारे में क्या है कि ये नेगेटिव कल्चरल एसोसिएशन इसके साथ होती हैं। और जो स्लैंग है ये इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज है, अगरचे के टैबू भी इनफॉर्मल है, लेकिन जो स्लैंग है वो आप यूं कह लें कि सिर्फ फॉर्मल सिचुएशन के अंदर वो अप्रोप्रिएट नहीं होगी, क्योंकि बाकी जगहों पर उसको एक्सेप्टेबिलिटी मिल सकती है कहीं ना कहीं पे, क्योंकि स्लैंग जो है गाली टाइप की चीज़ है नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि बहुत हार्श हो, जो बहुत अनएक्सेप्टेबल हो। सो स्लैंग चल सकता है काफ़ी सिचुएशन पर, बट टैबू टर्म्स कम जगहों पर चल सकती हैं। सो ये मेजर डिफरेंस है इनके दरमियान में। Now we come towards the last part of our video, which is called African American English। और इसका तस्करा हम इसलिए कर रहे हैं कि इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा सोसाइटी के हवाले से जो पर्टिकुलर एक रीजन है वो किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, तो ये अफ्रीकन अमेरिकन इंग्लिश जो है ये एक ख़ास किस्म की स्पोकन इंग्लिश है जो कि अफ्रीकन अमेरिकन जो यूएसए के अंदर पाए जाते हैं वो लोग बोलते हैं, और उनके अपने एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और वो जो इंग्लिश के जो बाकी डायलेक्ट्स हैं उनसे बिल्कुल भी हटकर ये वाली अमेरिकन इंग्लिश है। इससे पहले हम लोग वैरायटीज की बात कर चुके हैं कि लैंग्वेज वैरायटीज में चेंज होता है, ऑफ कोर्स होता है, तो अब भी ये साबित हो रहा है। अच्छा, इस लैंग्वेज के बोलने वालों के लिए कुछ सोशल बैरियर्स जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन, जैसे कि जो वाइट एंड ब्लैक का जो एक डोमिनेंसी की वार रही है या जो भी इस तरह के इश्यूज रहे हैं, और जो जिसको हम लोग रेसिज्म के हवाले से, जेंडर बायसनेस के हवाले से जानते हैं, तो उनकी वजह से जो AAE है यानी कि अफ्रीकन अमेरिकन इंग्लिश वो बाकी डायलेक्ट से काफ़ी हद तक उसके डिफरेंसेस पाए जाते हैं इन जो है डिस्क्रिमिनेशन की वजह से और इन सोशल बैरियर की वजह से। इसी तरह जो AAE है इन्हीं डिस्क्रिमिनेशंस की वजह से इसको बहुत ज़्यादा अटैक किया गया है और इसको बैड लैंग्वेज तक करार दिया गया है जो डोमिनेंट ग्रुप्स हैं। लेकिन लेकिन
इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी कवर्ट प्रेस्टीज है। आप लोगों को याद होगा कि मैं कवर्ट प्रेस्टीज कह रहा था कि उन लोगों के बारे में कि जिनकी लैंग्वेज स्टैंडर्ड फॉर्म पे नहीं है, उसकी बहुत डोमिनेंट और सोशल एक्सेप्टेंस नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उसके बोलने वाले जो हैं वो उसको बोलना पसंद करते हैं, फख्र महसूस करते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती और उससे वो जुड़े जुड़े रहते हैं। तो इस लैंग्वेज के बावजूद इसकी डिस्क्रिमिनेशन होने के, इसको बैड लैंग्वेज करार देने के, इस जो बोलने वाले हैं, सॉरी उसको जल्दी में कट कर गया, कि उसके जो कवर्ट एएई को बोलने वाले जो लोग हैं वो उनके अंदर पाई जाती है एक कवर्ट प्रेस्टीज। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं वर्नैकुलर लैंग्वेज, जो कि एएई के साथ जुड़ा है। ये कॉन्सेप्ट ये ज़हन में रखिएगा। अफ्रीकन अमेरिकन वर्नैकुलर इंग्लिश, यानी पहले हम इसको पढ़ रहे थे अफ्रीकन अमेरिकन इंग्लिश यानी एएई, जबकि अब हम इसको पढ़ेंगे एएवीई, यानी वर्नैकुलर का वर्ड हमने इस्तेमाल कर दिया इसमें इजाफी तौर पर, और ये एक एएई की फॉर्म है जो कि अच्छा खासा इसके ऊपर स्टडी किया जाता है। याद रहे, वर्नेकुलर को हम पिछले चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं और उसके अंदर मैंने आपको लोगों को बताया था कि एक ऐसा नॉन स्टैंडर्ड इनफॉर्मल इस्तेमाल होता है। सो वर्नेकुलर लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है कि जो कि नॉन स्टैंडर्ड होती है और उसका इस्तेमाल इनफॉर्मल होता है, और यूजुअली जो लोअर क्लासेस हैं वो इसको बोलती हैं। तो जो एएवीई है वो अच्छी खासी और नॉन स्टैंडर्ड वैरायटीज, जैसा कि एक खास किस्म की, आई थिंक पता नहीं इसको शिकानो शिकानो वट एवर द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस से, ये एक खास किस्म की इंग्लिश है, इसके साथ इसकी सिमिलरिटीज पाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही कोई अलग थलग दुनिया से लैंग्वेज है। अच्छा, एएवीई जो है इसको हम वर्नैकुलर लैंग्वेज कहते हैं, और ये अफ्रीकन अमेरिकन लोग बोलते हैं, और इसके अलावा कुछ एशियन अमेरिकन इंग्लिश वैरायटीज भी इसके अंदर जो है वो पाई जाती हैं, और उसके साथ साथ उसकी जो प्रोनाउंसिएशन फीचर्स हैं वो भी इसके साथ मिलते जुलते हैं। अगर हम बात करें, ये वैसे जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ ये सिर्फ थोड़ा सा, ये कोई खास बहुत ही कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, एक ही इसकी थोड़ी सी स्लाइड रह गई है, तो प्लीज़ अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो उसको एंड तक ज़रूर देख लें, ताकि इसके अंदर कुछ अहम बातें भी हैं जो कि आप लोगों तक शेयर हो जाएंगी। तो अगर हम इसकी प्रोनाउंसिएशन के बारे में बात करें तो ये आखिरी फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर जो होता है उसको रिड्यूस करते हैं, उसको थोड़ा सा कम करते हैं, जैसे कि लेफ्ट हैंड को वो लेफ्ट हैंड बोलेंगे, यानी यहाँ पे उन्होंने जो फ एंड था कॉन्सोनेंट क्लस्टर बन रहा था, आप लोगों को पता है कि कॉन्सोनेंट क्लस्टर वो होता है कि जब एक से ज्यादा कॉन्सोनेंट इकट्ठे आ जाए, तो यहाँ पे उन्होंने ठा को रिमूव कर दिया और यहाँ पे उन्होंने ड साउंड को रिमूव कर दिया और इसको लेफ्ट हैंड बोल दिया। और इसी तरह अगर हम वर्नैकुलर लैंग्वेज यानी कि एएवीई की बात करें तो ये ईडी फॉर्म्स के अंदर भी इस तरह का कुछ जो है उनकी प्रैक्टिस पाई जाती है, जैसे आइस्ड टी की बजाय वो क्या बोलेंगे, इस ढा को रिमूव कर देंगे, यानी इलीजन का कॉन्सेप्ट करके उसको आइस टी कर देंगे। अब ये जो फीचर है ये कुछ पिजन्स एंड क्रियोल्स हैं वो भी जो है उसके अंदर ये पाया जाता है। अफ्रीकन अमेरिकन वर्नैकुलर इंग्लिश का जो है ये वाला फीचर जितने भी आपसे डिस्कस किए हैं ये कुछ और पिजन्स और क्रियोल्स के अंदर भी पाए जाते हैं, कि इस चीज़ को जब हम देखते हैं कि सिमिलैरिटी पाई जाती है तो फिर ये एक चीज़ ये भी मालूम होती है कि शायद मुमकिन है कि इस तरह की लैंग्वेजेस से या पिजन से क्रियोल से ही एवीई जो है वो ओरिजिनेट हुई हो, क्योंकि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं लास्ट चैप्टर में कि व्हेन इट इज़ अ पिजन देन इट बिकम्स क्रियोल एंड देन इट टेक्स इनटू अ फॉर्म ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। और एक और जो फीचर इसके अंदर पाया जाता है वो ये है कि जनाब ये जो द साउंड है जो कि हम लोग बुनियादी तौर पर इसको डेंटल कॉन्सोनेंट यानी कि हमारी टिप ऑफ द टंग अपर टीथ के साथ टकराती है द करके बोलते हैं, तो इसको वो ड करके बोलते हैं, रादर देन द बोलने से या द बोलने से ये उसको ड करके पुकारते हैं। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो कि वर्नैकुलर लैंग्वेज के हैं। I think it is going to be the end, so we will study about the grammar of vernacular language। तो और इसकी ग्रामर के अंदर दो मेजर फीचर्स हैं, एक है डबल नेगेटिव का वाला, जैसे कि आई डोंट नेवर गो। अब ये आई डोंट भी बोलते हैं और साथ नेवर भी बोल जाते हैं, हालांकि अगर हम स्टैंडर्ड इंग्लिश की बात करें जो आम इंग्लिश है उसके अंदर हम लोग कहते हैं आई नेवर गो टू द स्टोर, ठीक है। और इसी तरह एब्सेंस ऑफ टू बी यानी कि वो कहेंगे शी माई फ्रेंड रादर देन सेइंग शी इज माई, यानी जो बी की फॉर्म इज है उसको मिस कर देते हैं, तो ये भी एक फीचर है उनके ग्रामर के अंदर। लेकिन ये हैरान कुन नहीं है, क्योंकि ये पर्टिकुलर फीचर आपको फ्रेंच के अंदर भी मिलेंगे और इंग्लिश के अंदर भी मिलेंगे और कुछ और डायलेक्ट्स के अंदर भी मिलेंगे, और इसी के साथ आपको ये जो टू बी वाला खास तौर पर फीचर है ये आपको अरबिक एंड रशियन के अंदर भी मिलता है।
ठीक है। सो जो एवी है ये इसको एक हैबिचुअल एक्शन के तौर पर इस्तेमाल करती है। बिन जो वर्ड है ये किसी भी अगर पास्ट हैबिट्स के बारे में अगर कहें कि बंदा जो है वो खाना खाता था, तो उस खाना खाता था है पास्ट हैबिट है, उसके लिए बिन का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। और अगर वो डोंट नेगेटिव वर्शन किसी चीज का इस्तेमाल करना चाहें जैसे कि ऊपर हमने बात की, तो ये डोंट साथ लाजमी लगाते हैं। सो दीज वर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ दिस अमेरिकन जो है अफ्रीकन अमेरिकन वर्नाक्युलर इंग्लिश। सो होप लोगों को होप सो कि आप लोगों को ये सब कुछ पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को ये मेहनत मेरी पसंद आई तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।